तो बच्चों हमें डिस्कस करना है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखिए किसी पाइप में जिसका वेरिंग क्रॉस सेक्शन है, देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बड़ा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन छोटा हो गया। इसमें अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो बेटा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इस लिक्विड के लिए है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है कि किसी भी पाइप में अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है ऑफ ए नॉन विस्कस फ्लूइड, तो किसी भी सेक्शन पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। यह है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसको देखते हैं बेटा लास्ट तक कैसे आते हैं। देखिए पाइप है, यहां पर वेलोसिटी है v1, डेंसिटी है ρ1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a1, और इस जगह पे वेलोसिटी है v2 और डेंसिटी है ρ2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a2 यहां पर। तो बेटा इस जगह पे जब लिक्विड यहां से एंटर करेगा तो सपोज कीजिए डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सपोज करो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स है, वेलोसिटी है v1, तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की डेल्टा टी टाइम में, तो हम कहेंगे वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू v1 डेल्टा टी, तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। इसका मतलब इसके अंदर कितना लिक्विड पास कर गया, इसके अंदर कितना लिक्विड एंटर कर गया। तो बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू दिस डिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a1 एंड डिस्टेंस है डेल्टा x1, और डेल्टा x1 हम यहां से उठा लेंगे तो a1 v1 डेल्टा टी आ गई। तो अगर हम ये कहेंगे बेटा इसमें कितना मास एंटर किया डेल्टा टी टाइम में, तो डेल्टा टी टाइम में इतना वॉल्यूम एंटर हुआ था, मास कितना होगा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इस जगह पे डेंसिटी है ρ1 और वॉल्यूम कितना एंटर किया a1 v1 डेल्टा टी, तो बेटा इनका प्रोडक्ट कर दो, इतना मास इसमें एंटर किया है। सिमिलरली इसी तरीके से यहां पर कितना मास इस पाइप से लीव करेगा, बाहर निकलेगा, तो जैसा फॉर्मूला ये आया है उसी तरह का यहां पे भी आएगा, ρ2 a2 v2 डेल्टा टी, क्योंकि ये क्वांटिटीज a2 सेक्शन की है। लेकिन बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना पानी का मास यहां से एंटर करेगा उतना ही पानी का मास वहां से बाहर भी जाएगा। तो दोनों मासेस को इक्वल कर दो, ये इक्वल आ गए, डेल्टा टी घट जाएगा। और क्योंकि अगर हम ले रहे हैं इसमें कि नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड है, नॉन कंप्रेसिबल का मतलब है बेटा कि ρ1 और ρ2 मतलब लिक्विड की डेंसिटी यहां पर और यहां पर सेम है, तो बेटा ये दोनों इक्वल होंगी, तो हमारा आएगा a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बनी कि फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड थ्रू ए पाइप, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कंडीशन है स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, टर्बुलेंट नहीं। इसी तरह से नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए और इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों अभी डिस्कस करेंगे हम लोग एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड। तो कोई भी फ्लूइड, नॉर्मली लिक्विड की बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर में, तो किसी भी लिक्विड के पास कितनी तरह की एनर्जी हो सकती है। मान लीजिए एक लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी पाइप में और उसका स्टेडी फ्लो है, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी। एक तो काइनेटिक एनर्जी जो उसकी मोशन की वजह से है, और मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। अगर बेटा हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालनी हो तो बेटा इसको आप मास से डिवाइड कर दो, तो मास से मास कट जाएगा तो v²/2 बचेगा। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो और आप देखोगे मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी बन जाएगा। तो दिस इज ½ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वेलोसिटी स्क्वायर। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड की पोजीशन की वजह से है, मतलब अर्थ सरफेस से कितना ऊपर है। अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है mgh। अगर हमें निकालना पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा, तो डिवाइडेड मास कर दो तो gh बचेगा। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना बेटा, तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड करो और मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, तो ρgh दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक तीसरी तरह की एनर्जी और होती है किसी भी लिक्विड के अंदर, दैट इज प्रेशर एनर्जी, और दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम।
जैसे इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और h हाइट तक भरा हुआ है, और बेटा हमने यहाँ पे एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लगा रखा है, इसमें एक पिस्टन है, तो आप देखेंगे इस हाइट की वजह से ये पिस्टन बाहर की तरफ खिसकेगा, मतलब यहां पर फोर्स लगेगा, और ये फोर्स जो लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस हाइट ऑफ द लिक्विड। तो इस हाइट की वजह से जो इस पे प्रेशर लगा, उसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगा, उसकी वजह से ये पिस्टन मूव करके आगे आएगा। इसका मतलब इस हाइट ने वर्क किया, जितना इसने वर्क किया वही इसके अंदर प्रेशर एनर्जी है। तो समझते हैं बेटा, यहां पर सपोज करो यहां से नीचे हाइट पे आ गए, h डेप्थ पे आ गए, तो यहां पे कुछ प्रेशर होगा। कितना प्रेशर होगा? P इज इक्वल टू एच रो जी। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे प्रेशर P है ये, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो फोर्स कितना लगा? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब बेटा इस फोर्स की वजह से ये पिस्टन डिस्प्लेस होके x डिस्प्लेसमेंट कर लिया इसने और यहां तक आ गया, तो वर्क कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी PA इंटू एक्स। तो देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ x, तो ये हो गया वॉल्यूम, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो बेटा वर्क डन बाय द प्रेशर इज प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और यही वर्क है जो प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, तो हम इसी को प्रेशर एनर्जी कर देते हैं। तो प्रेशर एनर्जी इक्वल्स टू PV। अगर हमें निकालना प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो इसी को डिवाइडेड बाई m करो। तो ये क्या है बेटा? ये वॉल्यूम है, ध्यान रखना, यहां पर ये वेलोसिटी चल रहा था, यहां पर ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अपॉन मास, इसको रेसिप्रोकल में ले जाओगे तो डेंसिटी बन जाएगा। इसी तरह से प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ये ऑलरेडी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कटेगा तो प्रेशर बचेगा। तो ये तीन तरह की एनर्जीज है बच्चे, जो किसी भी लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो बच्चों अभी हमें डिस्कस करना है बर्नौलीज प्रिंसिपल। कोई भी जब फ्लूइड फ्लो करता है बेटा, ये प्रिंसिपल उसके लिए है, समझते हैं। चलिए, जैसे ये पाइप है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कम है और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो पानी यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि सभी तरह की जितनी भी एनर्जी है फ्लूइड के अंदर इस सेक्शन पे, उतनी ही टोटल एनर्जी इस सेक्शन पे भी होगी। और हम एनर्जी को लेंगे यहाँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस जगह पे तीन तरह की एनर्जी होगी जो अभी हमने डिस्कस की थी: प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा इन तीनों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम एट दिस सेक्शन इज इक्वल्स टू तीनों एनर्जीज का सम एट दिस सेक्शन। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा इसकी स्टेटमेंट में कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन ए स्ट्रीमलाइन एंड इरोटेशनल फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेटा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH होता है। तो इन तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा किसी भी सेक्शन पे। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं बच्चों कि बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि दोनों जगह पे तीनों एनर्जीज का सम कांस्टेंट रहेगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए बेटा इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और फ्लूइड है हमारा इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, और ये जो फ्लो है स्ट्रीमलाइन एंड इरोटेशनल। तो ये चार कंडीशंस लिखना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा इस तरह का फ्लो इस पाइप में है, तो अब देखिए यहाँ से कितना कितना पानी यहाँ से एंटर कर रहा है, या कितना फ्लूइड यहाँ से एंटर कर रहा है। सपोज कीजिए डेल्टा टी टाइम में हम निकालना चाहते हैं, और डेल्टा टी टाइम में फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब डेल्टा x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटर कर गया, इसको समझते हैं। मान लीजिए बेटा पाइप इस तरह का है, और यहाँ से यहाँ पहुँच गया डेल्टा x1 डिस्टेंस ट्रैवल करके इन टाइम डेल्टा t, लेकिन इस सेक्शन पे मतलब यहाँ पर वेलोसिटी है v1, तो वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? v1 डेल्टा t। अब हम कहें कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A1 है इनटू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की।
तो A1 इंटू V1 डेल्टा टी। तो बेटा ये होगा वॉल्यूम एंटरिंग इनटू दिस पाइप इन टाइम डेल्टा टी। तो हमारा वॉल्यूम आ गया बेटा इतना A1 V1 डेल्टा टी। अब अगर हम कहेंगे कितना मास एंटर किया डेल्टा टी टाइम में, तो बेटा डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू डेल्टा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को बेटा इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने कर दिया यहाँ पे A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो। तो इतना मास इस सेक्शन से एंटर किया कितने टाइम में, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। ओके, तो ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए उतने ही टाइम में, मतलब डेल्टा टी टाइम में ही यहां से कितना पानी बाहर निकला या कितना फ्लूइड बाहर निकला। तो हम लिखेंगे सेम इसी तरह की इक्वेशन, मास लिविंग एट क्रॉस सेक्शन बी इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल्स टू A2V2 डेल्टा टी इंटू रो। आप देखिए बेटा मैंने यहां भी रो लिया है, यहां भी रो लिया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि लिक्विड कैसा है, इनकंप्रेसिबल। अगर इनकंप्रेसिबल नहीं होता तो दोनों जगह पे डेंसिटीज अलग अलग आती, एक जगह रो1 लेते, एक जगह रो2 लेते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना मास यहां से लिक्विड का एंटर करेगा उतना ही मास यहां से बाहर भी निकलेगा। तो m1 इज इक्वल्स टू m2। तो बेटा दिस मास इज इक्वल्स टू दिस मास। इसको इक्वेट करोगे तो आप देखोगे A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ये एक तरह से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है बेटा, ये हमने अलग से पहले से ही प्रूव करके रखी हुई है। उसके बाद अब देखिए यहां से पानी चल के यहां पर पहुंचेगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट दिस सेक्शन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट दिस सेक्शन, दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो बेटा बी सेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2² होगी और इस सेक्शन पे हाफ mv1² होगी। लेकिन मास यहां भी उतना ही एंटर कर रहा है जितना यहां पर लीव कर रहा है। तो दोनों जगह हमने मास सेम ले लिया m। अब वो चाहे आप ये वाला लो या ये वाला लो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों मासेस हमने इक्वल किए हैं। तो मान लीजिए मैं इसी को लेके चलता हूं, मास ले लिया हमने A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो। देख रहे हो बेटा A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो। तो इतनी हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां की पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहां की पोटेंशियल एनर्जी। हाइट आप देख रहे हो, पाइप यहां पे H2 हाइट पे, यहां H1 हाइट पे, तो mgH2 माइनस H1। और m फिर से दोनों जगह का मास इक्वल है तो इसलिए हमने मास कॉमन करके बाहर ले लिया है और इस मास को हम A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो ही ले रहे हैं। तो ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा एक चीज सोचें कि ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या अपने आप आ जाएगा? नहीं, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। हमने फ्लूइड पे यहाँ या तो मोटर चलाया हो या इसको पानी को धक्का दिया हो, यहाँ से हमने वर्क किया और ये वर्क करके ये पानी यहाँ तक पहुँचा है। तो हमने कितना वर्क किया इसके ऊपर, पहले वो निकालते हैं। वर्क कैसे निकलेगा? हमने यहाँ से कुछ वर्क किया और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आप सोच के देखें, अगर हम मोटर चलाना यहाँ से बंद कर दें तो जो इस पाइप में पानी है वो वापस आता है। मतलब यहाँ के पानी को आप सोचें कि वो ऐसे वापस आएगा। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जितना वर्क कर रहे हैं, यहाँ का जो वर्क है वो अपोजिट है। तो अगर हम नेट वर्क निकालना चाहते हैं बेटा, तो यहाँ का वर्क माइनस यहाँ का वर्क, तो वर्क डन एट दिस सेक्शन माइनस वर्क डन एट दिस सेक्शन। तो इसलिए हमने वर्क कितना निकाला है, वर्क इज इक्वल्स टू दिस। इस जगह का वर्क क्या होता है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। वर्क होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और यहां पर वॉल्यूम कितना एंटर किया इस सेक्शन पे, A1 V1 डेल्टा टी। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम A1 V1 डेल्टा टी माइनस बी सेक्शन पे प्रेशर इनटू दिस वॉल्यूम। तो बेटा यहां से जो भी कॉमन है उसको बाहर ले लो और अंदर P1 माइनस P2 बचा। तो हमने नेट वर्क डन इतना किया है इस फ्लूइड पे, और वो चेंज किस में हुआ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो इसका मतलब जितना वर्क हमने किया वही सब चेंज हुआ है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में। तो बेटा ये तीनों इक्वेशन से जो भी बनता है वो सारा हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको फिर मैनिपुलेट करो बच्चों, तो अपने आप फील करोगे कि ये इक्वेशन आएगी ये। तो जितनी भी 1 वाली टर्म्स हैं सारी हम लेफ्ट में ले गए, जितनी भी 2 वाली टर्म्स हैं उनको हम राइट में ले गए। तो हम कहते हैं कि इन तीनों एनर्जी का सम एट दिस सेक्शन इज इक्वल्स टू इन तीनों एनर्जीज का सम एट बी सेक्शन। और आप देख रहे हैं हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि दिस टोटल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, चाहे वो इस सेक्शन पे हो या उस सेक्शन पे हो। ओके, हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है, ये क्या है, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसलिए हमने इसकी स्टेटमेंट में कहा है कि
तीनों एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है दैट इज कांस्टेंट। समझ आया बच्चों? ओके। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में हमने कई जगह पे ऐसी एजम्पशंस ली हैं जो आइडियल है, जैसे इनकम्प्रेसिबल होता है क्या, सभी फ्लूइड कंप्रेसिबल है। नॉन विस्कस हो ही नहीं सकता, सभी में विस्कोसिटी है। जो फ्लो है स्ट्रीम लाइन है, मतलब टर्बुलेंट पे लग ही नहीं सकता। इरोटेशनल है, पानी घूम गया, जो कर्व पाथ होता है उस पर पानी घूम के चलता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें लिमिटेशंस हैं, इस थ्योरम में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं। तो उसको डिस्कस करते हैं बेटा। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? पहली बात तो दिस इज एप्लीकेबल टू नॉन विस्कस फ्लूइड, ठीक है, विस्कस फ्लूइड पे एप्लीकेबल ही नहीं है। दूसरी बात, ऑल्सो एप्लीकेबल टू इनकम्प्रेसिबल, एप्लीकेबल टू स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसके अपोजिट जो है, जैसे नॉन विस्कस पे एप्लीकेबल नहीं है बेटा, कंप्रेसिबल पे एप्लीकेबल नहीं है, टर्बुलेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, तो कई जगह के कई तरह के फ्लोज पे एप्लीकेबल ही नहीं है। दूसरा, लॉस ऑफ एनर्जी इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया कि टोटल वर्क इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कहीं ना कहीं तो लॉस होगा, वो हमने कंसीडर ही नहीं किया। तो ये भी एक लिमिटेशन है। और एक एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंसिडर्ड। क्या मतलब है इसका? पाइप हमेशा सीधा ही थोड़े रहता है, कर्व में भी आता है, छत पे जाएगा, छत से ऐसे बैंड होगा। जब ये बैंड होगा तो फिर इसमें पानी या फ्लूइड जो भी है वो बैंड होगा, और कर्व पाथ पे वो घूम के चलेगा। तो हमने वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम या सेंटीपिटल फोर्स ये सारे कंसिडरेशन हमने नहीं किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रिंसिपल में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे ये डिस्कस की हैं।